प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग कक्षा 8 इतिहास पढ़ेंगे और जो भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं आपकी परीक्षा में वो हमने छांट छांट के रखा है। ये समझ लो कि पूरी किताब का हम आपको निचोड़ दे रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको कक्षा 8 इतिहास, और ये इतिहास कौन सी है, आपके इतिहास आधुनिक इतिहास है। कौन सी इतिहास है तो ध्यान रखना है, आधुनिक इतिहास है, अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री है। कक्षा 7 की जब आप बात करते हैं तो कक्षा 7 में आपकी मध्यकालीन इतिहास होती है, यानी आपका मध्यकाल उसमें पढ़ाया गया है। और जब कक्षा 6 की जब इतिहास पढ़ते हो आप तो वहाँ पर आपकी प्राचीन इतिहास दी गई होती है। प्राचीन इतिहास आई बात समझ में। तो तीनों इतिहास आपको पढ़ना है, तीनों इतिहास आपके सिलेबस में हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। पहला आपका पॉइंट दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है कक्षा 8 के फर्स्ट लेसन से ही आपका दिया गया है, कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कब हुआ था। तो कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था 15वीं शताब्दी, यानी 1453 ईस्वी, यहाँ पर सन भी लिखा गया है। और 15वीं शताब्दी में कुस्तुतुनिया पर अधिकार हो जाता है तुर्कों का, और भारत आने के लिए जो स्थलीय मार्ग था वो बंद हो जाता है। और वहीं से शुरुआत होती है किसकी, जलीय मार्गों की खोज की। ठीक, तो इस प्रकार से अब यूरोपीय और पुर्तगाली भारत आने के लिए जलीय मार्ग खोजते हैं, है ना। तो दूसरा वाला आपका पॉइंट दिया गया है, कुतुबनुमा क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अब की परीक्षा में ये क्वेश्चन हमें लग रहा है 50% तो इसके आने के चांसेस हैं। कुतुबनुमा क्या था, तो दिशा सूचक यंत्र था जिससे जो समुद्री यात्री थे वो दिशा का ज्ञान करते थे, दिशा सूचक यंत्र था। अगला प्रश्न आपका देखो, अगला पॉइंट दिया गया है, अमेरिका की खोज किसने की थी। यानी यहाँ पर लिखा है अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। किसने की थी, कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। और ये कोलंबस था कहाँ का, तो स्पेन का रहने वाला था। स्पेन का ध्यान रखना, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और ये स्पेन का रहने वाला था। चौथा नंबर पॉइंट आपका दिया गया है कि भारत की खोज किसने की थी। तो भारत कहीं खोया नहीं था या अमेरिका कहीं खोया नहीं था, उन्होंने अमेरिका या भारत तक आने का रास्ता खोजा था। तो इसलिए भारत की खोज इनके नाम से कही जाती है कि भारत की खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन लेकिन आपका इसी प्रकार से आएगा कि भारत की खोज किसने की थी या अमेरिका की खोज किसने की थी। तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो उसमें से आपको लगाना होगा। तो जब मालूम होगा तभी आप लगा पाएंगे। तो यहाँ पर देखो, भारत की खोज की थी तो वास्को डिगामा। अब ये वास्को डिगामा कहाँ का था, तो पुर्तगाल का था। ध्यान रखना, कहाँ का था, पुर्तगाल का था। और पहली बार ये आया था 1498 ईस्वी में आया था। और कहाँ पर उतरा था, तो कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। कहाँ उतरा था, कालीकट बंदरगाह पर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ सकता है कि पहला पुर्तगाली कब आया था, तो 1498 में। या पहला यूरोपीय कब आया था, तो 1498 में। कौन आया था, तो आया था पुर्तगाली आया था। और तो और उसका नाम भी दे सकता है, वास्को डिगामा, कोलंबस या और कोई, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक चीज़ यहाँ पर समझ लो दवाई की तरह काम करती है, हर चीज़ दवाई है इसमें। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, ये क्रम आपको पूछ लेगा। आप लोग जब पढ़े होंगे तभी आप बता पाएंगे, और आपकी बुक में दिया गया है ये। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में। कौन आया था, तो वास्को डिगामा आया था। अंग्रेज अंग्रेज आपके आए थे 1600 ईस्वी में। ध्यान रखना, 1600 ईस्वी में पहला अंग्रेज आया था। डच डच आए थे 1602 ईस्वी में। इनका क्रम है, पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, और फिर डच, और फिर आपका चौथे नंबर पर आए थे फ्रांसीसी। ये कब आए थे, तो आए थे 1664 ईस्वी में। ध्यान रखना, और ध्यान रखना ये आप ये चीज़ ध्यान रखो, पुर्तगाली जो है तो ये पुर्तगाल के हो गए, अंग्रेज इंग्लैंड के हो गए, और डच, ये कन्फ्यूजन आपका होता है, डच कहाँ के थे, तो डच भैया हॉलैंड के थे। कहाँ के थे, तो हॉलैंड के। ध्यान रखना, फ्रांसीसी फ्रांस के होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, हमने केवल आपको हॉलैंड लिख के बताया है, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ध्यान में आपके आ जाएगा। जैसे पुर्तगाली पुर्तगाल, अंग्रेजी अंग्रेज इंग्लैंड से, और फ्रांसीसी फ्रांस से, और ये आपका रहेगा डच, तो डच आपका हॉलैंड से आए थे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखो दिया गया 6 नंबर है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम राजदूत की बात करें तो कैप्टन हॉकिंस आए थे।
कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था और जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? तो ध्यान रखना है, ये 1608 में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। इसके बाद आए थे सर टॉमस रो। सर टॉमस रो 1615 में आए थे। ये आपको ध्यान रखना, जब आप सीरियल से याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस 1608, टॉमस रो 1615, और किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में, दोनों आए थे, ध्यान रखना। और जब ये सर टॉमस रो आए थे तो जहांगीर को उन्होंने जो वहाँ पर इंग्लैंड में जो बग्घी चलती है वो दान दिया था। तो उस बग्घी को पा करके जो है वो बहुत खुश हो गए थे। उसके बाद उनका बहुत सा धन दिया था दान में, ठीक है, सर टॉमस रो को। तो ध्यान रखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास होती है, आप लोग पढ़ा करिए। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को क्या कहते हैं? तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष जो अभियान चलाए जाते थे उनको औद्योगिक क्रांति कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा भारत में उगवाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी थी? तो वो थी आपकी नील, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा। तो ये सब चीज़ें क्या है, अंग्रेज उगवाते थे भारत में और उनको सस्ते दामों पर खरीदते थे और अपने देश में जाकर महंगे दामों पर बेचते थे और उससे लाभ कमाते थे। तो यही काम था कंपनी का पूरा और विदेशियों का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान था वो था लॉर्ड क्लाइव का। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ाने में, या उसकी ताकत को बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। अगला प्रश्न आपका देखा, फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो डुप्ले। ध्यान रखना, ये नाम आपका फ्रांसीसी जो आपकी कंपनी थी उसमें संबंधित हो जाएगा। फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो डुप्ले कर रहा था। 11 नंबर आपका पॉइंट दिया गया है कि कर्नाटक के युद्ध है। यहाँ देखो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हो सकती हैं एक आधे प्रश्न आपके पूछे सकते हैं। जो आपका सुपर टेट हुआ था यानी शिक्षक भर्ती आपकी हुई थी, उसमें आपका पूछा गया था कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तो आपकी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। कर्नाटक युद्ध आपके देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ये भैया 1746 से 48 तक चला था। दूसरा वाला हुआ था 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था। और तीसरा युद्ध आपका 1756 से 1763 तक चला था। ध्यान रखना है, ये आपको सन भी याद रखना है, सन भी पूछ लेता है कभी कभी। विशेष खास नहीं है लेकिन आपको याद करके चलना है, क्योंकि दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी कहीं भी मात दे सकता है आपको, ठीक। तैयारी आपको अच्छे से करके जाना है ताकि किसी भी तरीके से कैसा भी माहौल हो लेकिन हम उसमें एडजस्ट हो सकें, हम उसमें अपना स्थान बना सकें। सिराजुद्दौला शासक बना। सिराजुद्दौला कब शासक बना? तो 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला शासक बना था। 13 नंबर आपका पॉइंट देगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध भैया हुआ था 1757 ईस्वी में। ध्यान रखना, 1787 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ और ये किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव की सेना के बीच में। ध्यान रखना, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका दिया 14 नंबर, बक्सर का युद्ध। अब ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। और इसमें आपका ध्यान रखना, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम, ये तीन सेनाएं एक तरफ थीं और दूसरी तरफ आपकी लॉर्ड क्लाइव यानी अंग्रेजी सेना थी, ठीक। तो ध्यान रखना, ये तीनों हार गए थे और लॉर्ड क्लाइव की विजय हुई थी इसमें। तो ध्यान रखना है किसके किसके बीच में हुई थी? तो मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम की संयुक्त सेनाओं के बीच में और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 15 नंबर दिया गया है, बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अब ये बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, इसका परिणाम बहुत ही समझ लो कि बहुत हानिकारक देश के लिए हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस समय मुगल बादशाह जो थे वो कुछ पैसों पर रख दिए गए, मतलब कुछ लाख वेतन पर रख दिए गए और वहाँ से उनका जो है अस्तित्व खत्म हो जाता है और पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में स्थापित हो जाती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछ सकता है। इसमें देखो, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थीं। इलाहाबाद की 2 संधियों में क्या हुआ? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को फर्स्ट संधि हुई थी, यानी पहली संधि हुई थी।
और इस संधि में हुआ था बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के पास चली गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस संधि में अंग्रेजों के पास चली गई थी, तो वो आपकी थी प्रथम इलाहाबाद संधि में, ध्यान रखना। और 16 नंबर क्वेश्चन सेकेंड वाला आपका दिया गया है, 16 अगस्त 1765 ईस्वी को जो दूसरी संधि हुई थी उसमें नवाब ने 50 लाख रुपए कंपनी को हर्जाने के रूप में दिए थे। और तीन तीन पॉइंट्स में लिखे हैं, लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके लिए लिखे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी इलाहाबाद संधि थी और इसके परिणाम कुछ इस तरह थे। अगला प्रश्न आपका देखो दिया गया 16 नंबर पॉइंट है, बंगाल में द्वैध शासन यानी दोहरा शासन ये किसने जो है लागू किया था, तो दोहरा शासन यानी द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने शुरुआत की थी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोहरा शासन ये था कि जो राजा हुआ थे, जो नवाब होते थे, उनको शासन का काम दे दिया गया और जो कंपनी थी वो कर वसूलने का काम करती थी। तो ये द्वैध शासन था, दोहरा शासन था। तो इससे क्या हुआ, जनता पर और बोझ पड़ गया और जनता जो है त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी, है ना। अगला क्वेश्चन 17 दिया गया, देखो मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था, तो ये था भैया मीर कासिम था। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है कि आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी आपको ध्यान रखना एक नज़र में जरूर से। देखो प्रथम आंग्ल मैसूर जो हुआ था आपका, आंग्ल मैसूर का मतलब हुआ, आंग्ल मीन्स अंग्रेज और मैसूर मीन्स होता है मैसूर जो आपके थे उनके बीच में। तो आंग्ल और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर आपका 1767 से 1769 में हुआ, द्वितीय वाला 1780 से 1784 में हुआ और तृतीय 1790 से 1792 में और चतुर्थ आपका 1799 ईस्वी में हुआ था। 4 युद्ध हुए थे। अगला प्रश्न देखो आपका दिया गया है कि सहायक संधि किसने चलाई थी। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि और आपकी जो विलय संधि थी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 19 नंबर का जो राइट आंसर देखो लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि किसने चलाई थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाई थी और ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आप लोग ध्यान रखना। 20 नंबर प्रश्न आपका देखो दिया गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध ने तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और इस समय जो है अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठा यहाँ पर परास्त हो गए थे। वहाँ पर उनकी जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई थी, अर्थात कमज़ोर हो गए थे मराठा। और इसी कमजोरी का उठाकर फ़ायदा जो है अंग्रेज उन पर हावी हो जाते हैं और वो मराठों की शक्ति भी वहाँ से ख़त्म हो जाती है और पूर्ण रूप से अंग्रेजों का शासन आ जाता है। अगला देखो प्रश्न आपका दिया गया है 21 नंबर। 21 नंबर है मराठा युद्ध कब हुए थे, तो प्रथम मराठा युद्ध भैया आपका हुआ था 1775 से 82 में और तृतीय मराठा युद्ध हुआ था 1803 में और द्वितीय वाला हुआ था 1803 में और तृतीय वाला हुआ था 1804 से 1805 में और चतुर्थ मराठा युद्ध हुआ था 1817 ईस्वी में। तो ये आपको सन याद रखना है, कोई एक सन आपसे जरूर पूछेगा। 22 नंबर प्रश्न देखो दिया गया है नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई थी, ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो नाना फडणवीस की मृत्यु आपकी हो जाती है 1800 ईस्वी में। 23 नंबर देखो पॉइंट दिया गया है कि विलय नीति किसने चलाई थी, तो विलय नीति थी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति थी। इसमें क्या किया गया कि जिस भी राजा के कोई पुत्र नहीं होता था तो उसको गोद लेने की जो है प्रथा बंद कर दी इन्होंने, और जब उसका कोई वंश चलाने वाला नहीं होता था तो वो जो है कंपनी में पूरा साम्राज्य ले लेते थे, विलय कर लेते थे उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है, विलय नीति किसने चलाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। 24 नंबर पॉइंट दिया गया है अंग्रेजों ने किस नीति को अपनाया था, तो फूट डालो राज करो। ठीक, ये अंग्रेजों की नीति है और पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों की नीति क्या थी, ऑप्शन में आपको दे देगा फूट डालो राज करो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर देखो 25 नंबर पॉइंट दिया गया है कि पिंडारी क्या थे। पिंडारी क्या थे, इंपॉर्टेंट चीज है। लुटेरे थे, लुटेरों का एक दल था, क्या था, समूह था, झुंड था। लुटेरों का एक दल था जो हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे उसमें। ठीक, ध्यान रखना पिंडारी कौन थे, तो लुटेरे थे और इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भीषण अकाल कब आया, तो 1769 और 70 के बीच में भीषण अकाल पड़ा था और इसी बीच जो है बंगाल में जो है द्वैध शासन लागू होगा, जिसके कारण जो है
लोग जो है बहुत परेशान हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 26 नंबर प्रश्न दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में पूछा गया है। ये किसके समय में आया था? तो वारेन हेस्टिंग्स उसमें क्या थे? गवर्नर थे। और कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई थी, अंतर्गत हुई थी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके में से पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो 1773 में हुई थी, ध्यान रखना। और समय क्या था? उस समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उसी के अंतर्गत ये जो है न्यायिक व्यवस्था सुधारने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। और 28 नंबर देखो प्रश्न दिया गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। तो जितना इम्पोर्टेंट आपका 1773 वाला एक्ट है, उतना ही इम्पोर्टेंट क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट है। 29 नंबर प्रश्न दिया गया चार्टर एक्ट कब आया था। तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं बनता है। ये क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये 4 बार आया है चार्टर एक्ट, लेकिन इसमें काम बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा ये हुआ था कि 1793 में चार्टर एक्ट आया था, 1813 में आया था, 1833 आया में और 1853 में आया था। तो चार्टर एक्ट जो ये आए थे, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसके अंतर्गत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। ठीक, अब वो 1 लाख रुपए किस शिक्षा पर व्यय करना था? तो इसके चक्कर में विवाद हो गया था। ठीक, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, कुछ विशेष इसमें खास नहीं है। बस आपको ध्यान देना है कि चार्टर एक्ट आया कब था। तो पहला आया था 93 में, ये 20-20 साल के अंतर पे आए थे। तो ध्यान रखना है, 1793 में आया था, फिर 20 साल उसमें जोड़ दो, फिर 13 में आया, फिर 20 साल जोड़ दो, 33 में आया, फिर 20 साल जोड़ दो, 53 में आया। तो ये आपको ध्यान रखना है, 20-20 साल के अंतर पे ये चार्टर एक्ट आए हुए थे। 30 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और 1801 में हुई थी। कब हुई थी? 1801 में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो ये ध्यान रखना है। और आपसे पूछा गया था एक बार, शायद क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि फोर्ट विलियम व्यापारिक केंद्र कहाँ था। तो ये आपका कोलकाता में ही है। ठीक, फोर्ट विलियम। तो ध्यान रखना। 31 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को समझने के लिए अंग्रेजी देशवासियों को सीखना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान विज्ञान का जो है ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब ज्ञान विज्ञान की दुनिया में जाएगा, इसलिए अंग्रेजी पढ़ना ज़रूरी है। तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की मांग के लिए एक पत्र लिखा था। तो पूरा पत्र बाकायदा आपकी किताब में दिया गया है। तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आया भी है। 32 नंबर प्रश्न आपका दिया गया 1781 ईस्वी में कोलकाता में, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कोलकाता कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर 1781 में कोलकाता में मदरसा और 1792 ईस्वी में बनारस में, यहाँ ई नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको हम पीडीएफ में सही कर देंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ देंगे। 1792 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज बनाए गए। यानी 1781 में कोलकाता में मदरसा खुला था, पहली बार, प्रथम की बात है ये। और 1792 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये उस समय था जो शिक्षा के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए प्रयास किया जा रहा था। अंग्रेज कुछ अपना प्रयास यानी अपने हित के लिए भी कर रहे थे कि क्योंकि उनको न्यायालय में जो है उर्दू बोलने वाले लोग चाहिए थे, उर्दू समझने वाले और बोलने वाले चाहिए थे, फारसी समझने वाले लोग चाहिए थे। तो वो ये चाहते थे कि जब हम उनको सिखाएंगे तभी हम उनकी बातों को समझ पाएंगे। तो ये उनका क्या था, एक प्रकार से लाभ था, इसीलिए वो शिक्षा का थोड़ा बहुत प्रसार करना चाहते थे और अपने धर्म का भी प्रचार प्रसार कर रहे थे साथ साथ में। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। 33 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ये प्रश्न आपका आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न देखो आपका दिया गया है कि 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रणाली बनाई गई। तो सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ही ने क्या कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षा दी जाए। लॉर्ड मैकाले का मतलब यही था कि देश में ऐसे लोगों को जो है शिक्षित बनाया जाए जो मतलब अपने ज्ञान से क्या हों,
अपना ज्ञान तो उनके पास हो लेकिन वो मानसिक रूप से अंग्रेज बने रहें। तो ये था सिस्टम। तो ये आपका 34 नंबर का प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने घोषणा पत्र दिया था और उसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी सरकार ने जो है शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी माध्यम से करने का निर्णय लिया था। 35 में दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कर वसूलने की प्रथा। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है कर वसूलने की जो वारेन हेस्टिंग्स की पद्धति चली आ रही थी, जो प्रथा चली आ रही थी, उसको उन्होंने बदल दिया। अब बदला क्या, उन्होंने कर दिया स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये 3 नाम से अलग अलग क्षेत्रों में जो है बांट दिया। उसके अनुसार उन्होंने कर वसूलना प्रारंभ किया। ये स्थायी बंदोबस्त ध्यान रखना है कहाँ पर था, तो बंगाल और उड़ीसा में था। ध्यान रखना है बंगाल और उड़ीसा में क्या था, स्थायी बंदोबस्त लागू हो गया था, स्थायी बंदोबस्त चलाया गया था। रैयतवाड़ी प्रथा आपकी दक्षिण भारत, जिसको हम मद्रास कहते हैं, आज का साउथ, जिसको आप लोग साउथ में भी देखते हो ना, तो साउथ वही दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था वो मद्रास का एरिया था, मद्रास चेन्नई है ना। तो उस एरिया में रैयतवाड़ी प्रथा थी, लेकिन नाम अलग थे, काम एक ही था, ध्यान रखना। 3 नंबर आपका देखो महालवाड़ी प्रथा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में था। यानी काम एक ही था, कर वसूलने का काम एक ही था, लेकिन नाम अलग अलग हो गए। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली और पंजाब में महालवाड़ी, बाकी आप 2 देख ही चुके हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आता है देखो 1857 क्रांति। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 क्रांति से एक प्रश्न तो पक्का आएगा, तो कौन सा आ जाए, इसके लिए आपको पूरी 1857 क्रांति पढ़ना है। हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें उठा के रखी हैं। देखो यहाँ पर देखो 36 नंबर पॉइंट दिया गया है। 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो बैरकपुर से। कहाँ से हुई थी, बैरकपुर छावनी से। 37 नंबर आपका पॉइंट दिया गया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। तो कौन सी तिथि थी, तो 31 मई 1857। 31 मई 1857 ईस्वी की तिथि को निश्चित किया गया था। 38 नंबर पॉइंट दिया गया है कि 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था। ये आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 1857 ईस्वी क्रांति का प्रतीक क्या था। तो प्रतीक था भैया रोटी कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल ये प्रतीक था 1857 क्रांति का, ध्यान रखना। 39 नंबर आपका देखो दिया गया है, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी, रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी, रंगून में। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आप देखो ये आपका यहाँ से 1 नंबर तो आएगा, ये पूरा आपका जो दिया गया है यहाँ से 1 नंबर आएगा। 1800 क्रांति में योगदान किसका रहा है, ये आपसे पूछेगा। देखो स्थान आपका दिया गया है, जो यूपी के बच्चे हैं ध्यान रखना, जो यूपी का योगदान, यूपी के लोग थे उनका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। बाकी जो बाहर के थे उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इलाहाबाद जिसको प्रयागराज कहते हो, वहाँ पर लियाकत अली थे। कौन थे, लियाकत अली, ध्यान रखना। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला थे, ध्यान रखना, इन्होंने नेतृत्व किया था। कानपुर में नाना साहब, ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जो कानपुर में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था कानपुर में। लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बेगम हजरत महल जो है 1857 ईस्वी क्रांति के बाद कहाँ चली गई थी, तो नेपाल चली गई थी। ये क्वेश्चन आपके जो है पेपर में पूछा जा चुका है। झांसी में आप लोगों को तो मालूम है, रानी लक्ष्मीबाई, बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी, ठीक, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, है ना। देखो अगला देखो दिया गया है बहराइच में राजा हरदत्त सिंह थे, इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। बिहार में, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, बिहार के जो भी छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सबके लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना, यानी पढ़ना सबको है। बिहार में कुंवर सिंह, इनको जमींदार कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और दिल्ली के शासक जो थे उस समय बहादुर शाह जफर, इन्होंने जो है नेतृत्व किया था दिल्ली में, बहादुर शाह जफर ने, ध्यान रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक जरूर आएगा इसमें से। 49 नंबर पॉइंट आपका दिया गया 1857 ईस्वी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण भैया था सुअर और गाय की चर्बी लगी कारतूस, ठीक, यानी जो मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम जो है सेना में थे, वो सुअर लगी चर्बी को नहीं काटना चाहते थे मुंह से, और जो गाय की लगी चर्बी थी वो हिंदू लोग नहीं काटना चाहते थे। तो इसके चक्कर में क्या होगा, बवाल हो गया और वहाँ पर जो है ज़्यादा झगड़ा हो गया, तो इसीलिए जो है वहाँ पर
गोलियां भी चल गई। इसी बीच में जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 29 मार्च 1857 को फांसी हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो 50 नंबर यही पॉइंट आपका दिया गया है कि मंगल पांडे को फांसी दी गई थी तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में, यानी 29 मार्च 1857 को उनको गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल 1857 को सुबह के समय उनको जो है फांसी दे दी गई थी। तो ध्यान रखना, ये आपके प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पूरा इतिहास कवर कर लेंगे। ध्यान रखेंगे 2 वीडियो में आपके आएंगे और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार अपना वीडियो सभी बच्चों को शेयर कर दें जिनको ज़रूरत हो, और तैयारी आप करते रहिए। आपके पास टाइम बहुत कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।